एक लड़की शादी कर ससुराल जाती है, अपने परिवार के साथ लगभग 1 साल का समय गुजारती है। इस 1 साल में एक बेटा भी जन्म लेता है कि 1 साल बाद अपने ससुराल वालों के मर्जी से ही अपने मायके आती है और फिर अपने मायके में ही रहना शुरू कर देती है। लगभग 10 साल का समय गुजरता है। इस 10 साल में उसका पति कभी अपने घर होता है तो कभी अपने पत्नी के पास आया जाया करता है कि 10 साल बाद अचानक एक दिन उसके पति को एक षड्यंत्र के तहत हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दिया जाता है। लेकिन पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है, ऐसे ऐसे खुलासे होकर के सामने आता है जिसे सुनने के बाद हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहीं ना कहीं आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है मुरादाबाद और इसी मुरादाबाद का एक थाना पड़ता है सिविल लाइंस। सिविल लाइंस थाने के अंतर्गत एक गांव आता है मेहलकपुर। बात कर रहा हूं मैं 6 मई 2022 के सुबह के आसपास मेहलकपुर गांव की रहने वाली सुमन पाल, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल, रोती बिलखती सिविल लाइंस पुलिस थाने पहुंचती है और पुलिस वालों से एक कंप्लेंट दर्ज कराती है। पुलिस वाले जब सुमन पाल को रोते बिलखते देखते हैं, पहले तसल्ली से बिठाते हैं और फिर विस्तार से पूछताछ करना शुरू करते हैं। तो सुमन पाल कहती है कि दरअसल मेरे पति का नाम जितेंद्र पाल है, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल। 5 मई 2022 को घर से जब निकले थे, ये कह करके निकले थे कि मैं उत्तराखंड के एक मंदिर में जा रहा हूँ, बहुत जल्द घूम करके वापस आ जाऊँगा। लेकिन उसके बाद से मेरे पति का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं जब उनके नंबर पर फ़ोन कर रही हूँ तो उनका नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा है। पुलिस सुमन पाल से पूछताछ करती है कि जब तुम्हारा पति मंदिर के लिए गया था तो तुम भी साथ में क्यों नहीं गई थी। इस पर सुमन पाल कहती है कि साहब, दरअसल मेरा एक 11 साल का बेटा है जो कि एक कन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। अक्सर मुझे उसे स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है और स्कूल से लाने जाना पड़ता है, इसीलिए मैं अपने पति के साथ नहीं गई। पुलिस सुमन पाल के तहरीर पर मुकदमा दर्ज करती है और सुमन पाल को घर भेज देती है, ये कहते हुए कि जब तुम्हारे पति के बारे में हमें कुछ पता चलेगा हम तुम्हें बता देंगे। सुमन पाल जब घर आ जाती है, अगले दिन 7 मई 2022 को सुमन पाल के सास कुसमेश पाल और उसका छोटा देवर विपेंद्र पाल फिर से उसी पुलिस थाने जाते हैं और जितेंद्र की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और साथ ही साथ पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, हमारे बेटे को गायब करने में हमारे बहू का ही हाथ है। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम्हें अपने बहू पे क्यों शक है, इस पे जितेंद्र पाल की मां कुसमेश पाल कहती है कि साहब, मेरी बहू का उसी के गांव के एक लड़के के साथ में लव अफेयर चल रहा है। हमें शक है कि शायद हमारे बहू ने हमारे बेटे को कहीं गायब किया है। पुलिस मुकदमा तो दर्ज करती है, लेकिन पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद जितेंद्र की मां घर तो वापस आ जाती है, लेकिन पुलिस इस केस की काफ़ी सीरियस तरीके से छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले जितेंद्र की मां के बातों पे ध्यान देती है, लेकिन जितेंद्र की मां के तहरीर पे जितेंद्र की पत्नी सुमन पाल को अपने कस्टडी में नहीं ले सकती थी, इसलिए क्योंकि सुमन पाल के विरोध में ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिस पे पुलिस वाले सुमन पाल को कस्टडी में ले और उससे पूछताछ करें। इसीलिए पुलिस सबसे पहले इंटरनल ही इस केस की छानबीन करना शुरू करती है और सबसे पहले सुमन पाल के मोबाइल का CDR निकालती है। पुलिस जब सुमन पाल के मोबाइल का CDR निकालती है तो पता चलता है कि 5 मई 2022 के रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास एक नंबर से फ़ोन आया था, जो आखिरी बार सुमन पाल ने उस नंबर पर बात किया था। जब पुलिस उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी नीरज के नाम पर रजिस्टर्ड है और वो नीरज कोई और नहीं बल्कि सुमन पाल के ही गाँव का रहने वाला था। पुलिस तुरंत इसी CDR के आधार पर सुमन पाल और नीरज को तुरंत पकड़ करके और अपने पुलिस थाने लेकर के पहुंचती है और फिर इन दोनों को सामने बिठा करके पुलिस वो CDR सामने रख करके और इन दोनों से एक झूठ बोलती है। पुलिस नीरज और सुमन पाल से कहती है कि दरअसल जो तुमने 12 बजे रात के वक्त में बात किया है उसका ऑडियो हमारे पास है और हमने उस ऑडियो को सुन लिया है। बेहतर है कि तुम लोग सच सच सब कुछ बता दो, क्योंकि हम अगर अपने तरीके से उगलवाने की कोशिश करेंगे तो याद रखना कि हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का भी काम करेंगे। पुलिस जब इस तरीके से नीरज और सुमन पाल से कहती है, नीरज और सुमन पाल डर जाते हैं और तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताते हैं तो इसे सुनने के बाद खुद पुलिस वालों को भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता है। नीरज और सुमन पाल बताते हैं कि दरअसल 5 मई 2022 की जितेंद्र की हत्या कर दी गई है। पुलिस जब इन दोनों से पूछताछ करती है कि आखिरकार जितेंद्र की हत्या क्यों की गई, इस पर सुमन पाल बताती है कि दरअसल जितेंद्र जौनपुर जिले के धामपुर गाँव का रहने वाला है। जितेंद्र के पिता का नाम सुरेश पाल, मां का नाम कुसमेश पाल और एक छोटा भाई पविंदर कुमार है।
सुरेश पाल एक वन विभाग में उच्च स्तरीय पोस्ट पर सरकारी नौकरी करता था, इसलिए सुरेश पाल के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती थी। आज से ठीक 11 साल पहले सुरेश पाल जितेंद्र की शादी सुमन से करके अपने घर में बहू बनाकर लेकर आता है। लगभग 1 साल का समय गुजरता है। इस 1 साल में एक पोता भी जन्म लेता है। जब पोता घर में आता है, पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है कि ठीक 1 साल के बाद सुरेश पाल की मौत हो जाती है। लेकिन जब सुरेश पाल की मौत होती है, उस वक्त सुरेश पाल अपने नौकरी पर तैनात होता है, इसीलिए सुरेश की जगह पे उसके छोटे बेटे पविंदर कुमार की नौकरी लग जाती है। लेकिन सुरेश पाल के सर्विस का 25 लाख रुपया उसके बड़े बेटे जितेंद्र पाल को मिल जाती है। लेकिन 25 लाख रुपया जब जितेंद्र पाल को मिलती है, जितेंद्र पाल उस पैसे को अपने घर परिवार में बंटवारा ना करने की लालच में आकर के वो सारा पैसा अपनी पत्नी सुमन पाल के नाम पे फिक्स करा देता है और फिर अपने पत्नी को अपने घर से भेज करके मायके में रखना शुरू कर देता है और फिर अपने पत्नी के मायके में उन्हीं पैसों से घर बना देता है और फिर उसकी पत्नी सुमन पाल अपने मायके में ही आकर के उसी घर में रहना शुरू कर देती है। लगभग 10 साल का सफ़र गुजरता है। सुमन पाल भी अपने 4 बहनों में सबसे बड़ी बहन है, लेकिन सुमन पाल के पिता बचपन में इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। लेकिन सुमन पाल के पास भी कई एकड़ ज़मीन थे। इन्हीं सारे ज़मीन की खेती बाड़ी कराने के लिए अपने ही गांव के नीरज को टेंडर पे दे दिया था। नीरज ही इसके सारे खेती को करता था और उनमें से जो भी पैसा होता था सुमन के घर पे ला करके दे जाता था। इस वजह से नीरज को भी अक्सर सुमन के घर आना जाना पड़ता था। सुमन जो कि जब अपने मायके में रहना शुरू कर देती है, उसका पति जितेंद्र कुछ दिन समय अपने घर पे बिताता है तो कुछ दिन अपने ससुराल में अपने पत्नी के पास आया जा करता है। लेकिन अक्सर जब नीरज सुमन पाल के घर आना जाना शुरू करता है, इन दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हो जाती है और फिर आखिरकार इन दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। लेकिन जब इन दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू होता है, इस बात की खबर सुमन पाल के पति जितेंद्र पाल को नहीं मालूम चलता है। 10 साल का जब समय गुजर जाता है, एक बार जब जितेंद्र पाल अपने ससुराल में ही आकर के रहना जब शुरू करता है, तब जितेंद्र पाल को पता चलता है उसके गांव के लोगों के माध्यम से कि दरअसल उसकी पत्नी का उसी के गांव के रहने वाले नीरज के साथ में लव अफेयर चल रहा है। इस बात पे जितेंद्र अपनी पत्नी सुमन को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुमन जो कि उसके पास इतनी काफ़ी ज़मीन थी, इतने सारे पैसे थे, अपने पति की एक भी बातें नहीं सुनती है और वो साफ साफ कहते हैं कि दरअसल मेरे पास इतने संपत्ति है, इसीलिए गांव वाले मुझसे चिढ़ते हैं, मुझसे जलते हैं। हम दोनों का रिश्ता ख़राब करने के लिए तुम्हारे कान को भर रहे हैं, बेहतर है कि तुम उनकी बातें ना सुनो। लेकिन इसके बावजूद भी जितेंद्र को अपनी पत्नी सुमन पाल के बातों पे भरोसा नहीं होता है और फिर अपने पत्नी के फिराक में लग जाता है और आखिरकार एक दिन जितेंद्र अपनी पत्नी सुमन पाल और उसके आशिक नीरज को रंगे हाथ पकड़ लेता है। लेकिन जितेंद्र जब इस तरह का नज़ारा अपने पत्नी और उसके आशिक नीरज के साथ में जब देखता है, जितेंद्र अपनी पत्नी के साथ काफ़ी मार पिटाई करता है। लेकिन जितेंद्र की पत्नी सुमन पाल भी अपने पति से माफ़ी मांगने के बजाय अपने पति के साथ ही लड़ाई झगड़ा करती है और खुल के कहती है कि हाँ, मेरा लव अफेयर नीरज के साथ में चलता है, तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें ज़्यादा मेरे से तकलीफ़ है तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। जब इस तरह की बातें सुमन पाल अपने पति जितेंद्र से कहती है तो जितेंद्र को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अब मैं जाऊं कहां। सारी संपत्ति तो वो अपने पत्नी के नाम कर चुका था और अपने घर भी नहीं जा सकता था, इसीलिए अब वो गम में आकर के और शराब पीना शुरू कर देता है और धीरे धीरे आखिरकार जितेंद्र शराब की आदी हो जाता है। उसका ज़िंदगी इस तरीके से बेहाल हो जाता है कि ना तो वो अब अपने ससुराल में रह सकता था और ना ही वो अपने घर पे जा सकता था और ना ही इसके बारे में अपने घर के परिजनों को बता सकता था। लेकिन इसी बात से लेकर के अक्सर जितेंद्र अपनी पत्नी सुमन पाल से लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देता है। आए दिन हर रोज़ जब लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, आखिरकार सुमन पाल अब इन सारी चीज़ों से थक जाती है और फिर जितेंद्र को अपनी ज़िंदगी से हटाने का एक षड्यंत्र बना देती है। नीरज से कहती है कि जितेंद्र को रहते हुए हम दोनों खुशहाल तरीके से अपनी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझसे शादी कर लो तो मेरे पति जितेंद्र को इस रास्ते से हटा दो। जब इस तरह की बातें सुमन पाल अपने आशिक नीरज से कहती है तो नीरज भी सुमन से शादी करने के लिए लालच में आ जाता है, ये सोच करके कि सुमन के पास वाकई में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है। अगर जितेंद्र को रास्ते से हटा दिया जाता है तो बड़ी आसानी से नीरज सुमन से शादी कर लेगा और फिर जितेंद्र को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। 5 मई 2022 को जब अपने घर के कुछ सामान को लेने के लिए जितेंद्र अपने घर से निकलता है तो जितेंद्र की पत्नी ही सुमन अपने आशिक नीरज के पास फ़ोन करती है और कहती है कि दरअसल मेरा पति घर से निकल चुका है, चाहो तो तुम अपने काम को अंजाम दे सकते हो। जैसे ही इस तरह की बातें सुमन अपने आशिक नीरज से कहती है, नीरज भी अपने षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए तुरंत अपने घर से निकलता है एक स्कॉर्पियो लेकर के और इस काम को अंजाम देने के लिए अपने साथ में अपने 2 दोस्तों को भी शामिल कर लेता है।
जिसमें से एक का नाम है मिथुन और एक का नाम है सौरभ। तुरंत ही अपने स्कॉर्पियो लेकर के जब निकलता है तो देखता है रास्ते में ही उसे जितेंद्र मिल जाता है। नीरज जितेंद्र से पूछताछ करता है कि कहाँ पे जा रहे हो, तो इस पे जितेंद्र कहता है कि दरअसल मैं घर के कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहा हूँ। इस पे नीरज कहता है कि चलो आओ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें दुकान पे छोड़ देता हूँ। जितेंद्र भी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन नीरज उसे गाड़ी में बिठा करके मार्केट में ना ले जा करके एक शराब की दुकान पे ले जाता है और शराब की दुकान पे जा करके अपने ही एक दोस्त को भेजता है दुकान पे और कहता है कि जाओ वहाँ से 4 गिलास और एक शराब की बोतल लेकर के आओ। उसका दोस्त जा कर के दुकान से एक शराब की बोतल और 4 गिलास जब लेकर के आता है तो नीरज अपने गाड़ी में लेकर के बैठा लेता है और फिर कहता है कि दरअसल यहाँ पे पुलिस वाले हैं, चलो कहीं सुनसान जगह पे बैठ करके शराब पी लेते हैं और उसके बाद से तुम सामान खरीद लेना, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जितेंद्र भी नीरज की बातों पे यकीन करता चला जाता है और फिर जितेंद्र उसे एक जंगल में ले जाता है। चारों बैठ करके वहाँ पे शराब पीते हैं और उसके बाद से ये तीनों मिल करके नीरज और उसके दोनों दोस्त अपने ही षड्यंत्र के तहत जितेंद्र की गला दबा करके हत्या कर देते हैं और फिर उसकी डेड बॉडी को वहीं जंगल में फेंक करके और वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। लेकिन जब घर वापस आता है तो उसी दिन 5 मई 2022 के रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास नीरज फ़ोन करके सुमन से ये बताता है कि दरअसल काम हो चुका है। वाकई में जब इस तरह की बातें ये दोनों पुलिस वालों को बताते हैं तो इन्हीं के तहरीर पे पुलिस नीरज को लेकर के उस जंगल में जाती है जितेंद्र की डेड बॉडी को तलाशी करने के लिए। तो पुलिस वहाँ तमाम जगहों पे तलाशी कर लेती है, लेकिन जितेंद्र की डेड बॉडी कहीं पे नहीं मिलता है। लगभग 3-4 दिन तक पुलिस वहाँ जंगल में जितेंद्र की डेड बॉडी की तलाशी करती है, लेकिन पुलिस वालों को जितेंद्र की डेड बॉडी कहीं नहीं मिलता है। आखिरकार जितेंद्र के कपड़े मिलते हैं और उसके चप्पल वहाँ पे मिलते हैं। जब कपड़े मिलते हैं तो कपड़े में काफ़ी सारे सुराग होते हैं। इससे साफ पता चलता है कि दरअसल जितेंद्र की डेड बॉडी को जंगली जानवरों ने खा लिया था, क्योंकि उसके कपड़ों में जंगली जानवरों के दांत के निशान दिखाई दे रहे थे। फिलहाल पुलिस इसी के तहरीर पे सुमन पाल और उसके आशिक नीरज को अपने कस्टडी में लेकर के जेल भेज देती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब खास करके जितेंद्र के माँ को जब मालूम चलता है तो उसके माँ का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। जितेंद्र की माँ सिर्फ एक ही बात कहती है कि काश अगर मेरे बेटे ने इन सारी सच्चाइयों के बारे में एक बार भी अगर हमें बताया होता है तो शायद हम उसे उसके ससुराल जाने ही नहीं देते, शायद हमारा बच्चा आज इस दुनिया में जिंदा होता। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।